नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे सबकी बड़ी खबर के साथ एक बार फिर आगे सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बेधड़क एक बार फिर से पिछले दिन चलती रही और राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी से मुलाकात करने के तुरंत बाद सुबह से यात्रा शुरू कर दी। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला और पानीपत में रैली के दौरान किस तरीके से जन सैलाब उमड़ कर सामने आया है। दोस्तों बताएंगे इसके बारे में विस्तार से पूरी खबर। साथ साथ चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर यात्रा पहुँचने से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सहित दर्जन भर मंत्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच में जमकर चले लात घूसे, यहाँ तक की कुर्सियां उछाली गई। कांग्रेस पार्टी बाहर खड़ी होकर देखती रही पूरा ड्रामा। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद ने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने। और इसी के साथ में मोहम्मद जुबैर को कई दिनों तक जेल में डाला गया था दोस्तों, और ऐसे में मोहम्मद जुबैर को लेकर दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके बाद सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सांसद संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। दोस्तों बताएंगे आपको कौन से मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण है। और इसी के साथ में बीजेपी के नेता शराब पीकर पुलिस वाले को दे रहे थे धमकी, जिसके बाद ऐसा हुआ दोस्तों कि सोशल मीडिया पर तेजी से ये खबर वायरल हो रही है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के पानीपत में जितनी बड़ी रैली कर चुके हैं, ये साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का बढ़ रहा उत्साह ही है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल भूलेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 5 तारीख को शाम में हरियाणा के पानीपत में नहीं रुके दोस्तों, और दिल्ली पहुंच गए थे सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए, उनके तबियत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और इसके बाद 6 तारीख को अगले दिन राहुल गांधी अपने तय समय के अनुसार पहुंच गए और पानीपत में उनकी यात्रा फिर से जोर शोर से आगे बढ़ती दिखाई दी। आपको बता दें कि 112वें दिन बीते दिन राहुल गांधी ने तकरीबन 30 किलोमीटर की यात्रा पूरी की दोस्तों। हरियाणा के पानीपत से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, जो यात्रा आगे कांग्रेस पार्टी के रैली स्थल पर आकर रुकी दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी पानीपत के अंदर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि राहुल गांधी की जनसभा की तस्वीरें हैं दोस्तों, जिसमें हजारों लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बावजूद इस तरीके का जन सैलाब हरियाणा के अंदर एक नए तरीके का रिकॉर्ड बना रहा है दोस्तों। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा था कि कम से कम 5 लाख लोग आएंगे इस रैली के दौरान दोस्तों। और इस तरीके की तस्वीरें सामने आने के बाद उनकी बातों में कुछ दम तो दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ड्रोन से ली गई ये तस्वीर बता रही है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ में आपको बता दें कि सड़कों पर भी राहुल गांधी के साथ में हुजूम की कोई कमी देखने को नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी ने 4 तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि जो मौसम बदलने निकला हो उसे ये मौसम क्या खाक बदलेगा। यात्रा की इन तस्वीरों को लेकर दोस्तों आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी ने पानीपत के अंदर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले 80,000 युवा सेना में भर्ती होते थे, अग्निवीर योजना आने के बाद 80,000 नहीं बल्कि मात्र 40,000 लोगों को भर्ती किया जा रहा है। और 15 साल की सर्विस तो भूल ही जाइए, 4 साल के बाद 75% लोगों को वापस भेज दिया जा रहा है। सिर्फ 25% लोगों को रखेंगे। सैनिकों को तैयार करने के लिए पहले 15 साल का समय लगता था, अब मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। पेंशन नहीं मिलेगी। जब मैं इस बात को उठाता हूँ और ये सारे सवाल कहता हूँ तो बीजेपी के लोग मुझे सेना के खिलाफ बताते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आज हरियाणा में 21वीं शताब्दी में बेरोजगारी का नया रिकॉर्ड बना है। हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन बन गया है। आपने सबको पीछे छोड़ दिया है। हरियाणा में 38% के आसपास बेरोजगारी है। इसके बाद राहुल गांधी ने दोस्तों मीडिया को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने जीएसटी और नोटबंदी ने देश में कारोबार खत्म कर दिया, लोगों को रोजगार देने वाले काम बंद हो गए। देश में जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं उनमें से 90% मुनाफा सिर्फ 20 कंपनियों को मिल रहा है। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि देश की आबादी 140 करोड़ है। जितना धन आधे हिंदुस्तान के हाथ में है उतना धन हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों के पास है। राहुल गांधी की मुख्य बातें थी दोस्तों। इनमें से कौन कौन सी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी अपडेट ये है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 15 दिन में जम्मू कश्मीर पहुंचने वाली है दोस्तों। और उससे पहले जम्मू कश्मीर कांग्रेस के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी की खबर आई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होने वाला है। इससे पहले कि प्रदेश में दाखिल हो यात्रा, पार्टी में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। कई सारे दिग्गज नेता जो पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद के साथ मिलकर नई पार्टी में चले गए थे, लेकिन उन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है दोस्तों। भारी संख्या में ये सारे नेता जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में फिर से पुराने कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे, ये शपथ लेते नजर आए, यानी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए दोस्तों। और भारत जोड़ो यात्रा से पहले इस तरीके का कांग्रेस पार्टी में वापसी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की पुरानी स्थिति दिखाता है दोस्तों। और पार्टी जबरदस्त तरीके से मजबूत नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि गुलाम नबी आजाद जितनी अपनी मजबूती रखने वाले नेता हैं। आपको बता दें कि तारा चंद्र जो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके
चुके हैं दोस्तों, वो भी कांग्रेस पार्टी में लौटे हैं और उन्हीं के साथ में पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद शहीद बलवान सिंह भी वापस लौट गए हैं। डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा भी कांग्रेस पार्टी में वापस लौट गए हैं। सूत्रों के मुताबिक गुलाम नबी आजाद को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले ये सारे नेता भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों, गुलाम नबी आजाद भी क्या कांग्रेस पार्टी में वापसी करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब उनकी पार्टी में अकेले वो बचे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि उनको शायद समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस पार्टी उनसे बड़ी पार्टी है। किसी नेता के नाम से पार्टी नहीं होती, बल्कि पार्टी के नाम से कोई नेता बनता है। ये बातें शायद गुलाम नबी आजाद को समझ में आ गई होगी। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में संविधान को बचा कर रखा, इसीलिए प्रधानमंत्री बन पाए नरेंद्र मोदी। उनको ये बात समझ में आनी चाहिए। यानी भाजपा के लोग पूछ रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इसका इस तरीके से जवाब दिया गया है। वहीं पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 12 जनवरी को लुधियाना में दाखिल करने वाली है, यानी पंजाब पहुंचने वाली है दोस्तों। और उससे पहले राहुल गांधी को कई तरीके की धमकियां मिली है दोस्तों। और इस पर बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ता ही राहुल गांधी के सुरक्षा कवच है। वह किसी भी हालत में राहुल गांधी को आज तक नहीं आने देंगे। बाकी वह और पंजाब कांग्रेस के प्रधान पंजाब के सीएम भगवत मान से मिल चुके हैं। उन्होंने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चार चौबंद करने के लिए आश्वासन भी मांगा है और सरकार ने उनको आश्वासन भी दिया है। बाकी शहर का एक एक व्यक्ति राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के सुरक्षा के लिए लगा रहेगा और स्वागत के लिए भी भारत जोड़ो यात्रा के लोग सड़कों पर भारी मात्रा में नजर आएंगे। सांसद बिट्टू ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर कई सारी मीटिंग हम लोगों ने की है। ऐतिहासिक यात्रा जो भारत को जोड़ रही है 12 जनवरी को शहर में दाखिल होगी। पार्टी से ऊपर उठकर पूरे देश को जोड़ने की ये यात्रा निकल रही है, इसीलिए उम्मीद करते हैं कि सारे लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सांसद ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 2 करोड़ नौकरियों का दावा किया गया था, 15 लाख देने का वादा किया गया था, मगर ये सारी बातें हवाई निकली और इसीलिए राहुल गांधी इन मुद्दों के साथ साथ देश को जोड़ने वाली बातें भी कर रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर पा रही है दोस्तों। वहीं पर बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें कि बांका के मंदार में इस यात्रा को शुरू किया गया था, जिसके बाद सेवा दल के 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने यात्रा में शामिल होकर इसे पूरी तरीके से सफल बनाया है। यात्रा में कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूत हो, इसके लिए पार्टी के लोग काम करते नजर आ रहे हैं। तारिक अनवर ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी के विधायक राम नारायण मंडल ने इस यात्रा की आलोचना की है दोस्तों। और इस तरीके से कई और मामले भी सामने आ रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें कि एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोग एक दूसरे से ऐसे भिड़ते नजर आए दोस्तों, जैसे 2 छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हो। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी के अंदर मेयर पद का इलेक्शन होने वाला था। इसकी तैयारी के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग तरीके की रणनीति बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था और आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया था दोस्तों। बीजेपी के पास 104 पार्षद है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद है। लेकिन आम आदमी पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर गए दोस्तों और तकरीबन 10 नए पार्षदों की नियुक्ति कर दी गई। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि ये जो नए पार्षद चुने गए हैं गवर्नर के द्वारा, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी नियुक्तियां की गई है। जिसके बाद दोस्तों मेयर पद के इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को नियुक्त किया गया था इलेक्शन करवाने के लिए। इसका विरोध भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया है। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही मामला पहुंचा था मेयर के पद के इलेक्शन के लिए, वैसे ही सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि नियुक्त किए गए पार्षदों को शपथ दिलवाकर बीजेपी के लोग समीकरण को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों आपस में भाजपा और आम आदमी पार्टी के लोग एक दूसरे को अनाप शनाप कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि कई सारे पार्षद कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर फेंक रहे हैं दोस्तों। चप्पल मारने की बातें चल रही है और यहाँ तक कि हाथापाई की भी जानकारी आई है। जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। पहली बार दिल्ली इंद्रप्रस्थ के अंदर लोगों को महाभारत की याद आ गई होगी। आपको बता दें कि पीठासीन पदाधिकारी के फैसले को लेकर हंगामा हुआ। उपराज्यपाल ने एमसीडी में 10 पार्षदों को मनोनीत किया था दोस्तों, इसी को लेकर विरोध हुआ है। साथ साथ आपको बता दें कि आज से बिहार के अंदर जातीय जनगणना शुरू होने वाली है। नीतीश कुमार ने बड़ी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अपने समाधान यात्रा पर शिवहर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनगणना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि ये जनगणना केवल जातीय जनगणना नहीं होगी, बल्कि राज्य के अंदर हर परिवार के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। उससे देश के विकास और समाज के उत्थान में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण के अंदर अपनी समाधान यात्रा शुरू कर दी है दोस्तों और अब ये यात्रा 29 जनवरी तक चलने वाली है। और इसी बीच उन्होंने कहा है कि आज से ये यात्रा हमारी चल रही है। साथ ही साथ जातीय जनगणना भी शुरू हो गई है दोस्तों। जातीय जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध करती आई है, जबकि आरजेडी और महागठबंधन जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है। देखते हैं जातीय जनगणना में किस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आते हैं दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि फैक्ट चेक वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को लेकर
लेकर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ा बयान दिया है। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया कि मोहम्मद जुबैर ने अगस्त 2020 में जो ट्वीट किया था उसमें कुछ भी आपराधिक नहीं था। आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले ही जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल साइबर सेल ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को जमानत देने के लिए कहा था। उनकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए थे। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। दोस्तों, साल 2020 में एक ट्वीट का जिक्र करते हुए दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा था। वहीं पर दिल्ली पुलिस की ओर से पेश किए गए वकील ने साफ तौर पर कहा है कि चार्जशीट में जुबैर का नाम नहीं है। वहीं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस के चार्जशीट पेश करने के लिए उनसे कह दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होने वाली है। दोस्तों, कुल मिलाकर मोहम्मद जुबैर को जिस तरीके से टारगेट किया गया उसके बाद अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और दिल्ली पुलिस के बयान के बाद तो बीजेपी के लोग सवालों के घेरे में हैं। वहीं पर शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। कुछ दिनों पहले ही जेल काट कर आए हैं और अब बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने मानहानि का मुकदमा किया था, जिसके बाद बार बार संजय राउत को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस भेजा गया था। दोस्तों, लेकिन उन्होंने बार बार कोर्ट के नोटिस को इग्नोर कर दिया और अब उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मुंबई की सीवड़ी कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है और अब उनको पेश होना ही पड़ेगा। इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी को होने वाली है। गौरतलब है कि किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया पर संजय राउत ने 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। इसको लेकर मेधा ने राउत पर मानहानि का केस किया है। दोस्तों, मामला काफी आगे बढ़ चुका है। साथ साथ आपको बता दें कि एक और बड़ी अपडेट ये है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना से जुड़े एक मसले से अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा के खिलाफ 4 मामले दर्ज कर रखे हैं। दोस्तों, इन पर जल्द कार्रवाई हो सकती है और चंद्रचूड़ ने अपने आप को इन केस से बाहर कर लिया है, यानी अलग कर लिया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कुणाल कामरा ने जो बातें कही थी वो जस्टिस चंद्रचूड़ को लेकर कही गई थी। नवंबर 2020 में कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दिया था। दोस्तों, जिस पर सवाल खड़ा करते हुए कुणाल कामरा ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना गया है। इसके बाद ये पूरे मामले पर प्रोसीडिंग चल रही है। दोस्तों, और अब जज ने अपने आप को इस मामले से अलग कर लिया है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा या यूं कहिए नेचुरल जस्टिस के खिलाफ हो जाएगा कि जो जज इसकी सुनवाई कर रहे हैं उसी जज के खिलाफ दिया गया बयान होगा। तो उस जज ने अपने आप को इस केस से अलग कर लिया है, जो अच्छी बात है। साथ साथ आपको बता दें कि सीएम मुंबई के गढ़ में आयोजित हुए कन्नड़ साहित्य उत्सव विवादों में आ गया है। मुस्लिम लेखकों की अनदेखी किए जाने का मामला काफी ज्यादा गहराता नजर आया। दोस्तों, कन्नड़ साहित्य परिषद द्वारा आयोजित किए गए 86वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन, यानी कन्नड़ भाषा को प्रमोट करने के लिए जो साहित्य लिखे जाते हैं, जो भाषा को अच्छा करने के लिए पुस्तकें लिखी जाती है, कविता लिखी जाती है, इन सभी के लेखकों को सम्मान दिया गया। दोस्तों, लेकिन इस दौरान 3 दिवसीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में मुस्लिम लेखकों और साहित्यकारों को दरकिनार कर दिया गया। सम्मेलन में पैनल अचीवर्स के चयन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्रों के 83 अचीवर्स में एक भी मुस्लिम समुदाय का नहीं है, यानी कोई मुस्लिम लेखक इसमें शामिल नहीं किया गया है। मुख्य मंच पर 9 सेमिनारों में से किसी भी मुस्लिम लेखक को आमंत्रित नहीं किया गया है। कवि सम्मेलन में भी एक भी मुस्लिम लेखक को अवसर नहीं दिया गया है। दोस्तों, तटीय कर्नाटका के मुस्लिमों के द्वारा बोली जाने वाली ब्यारी भाषा पर विचार भी नहीं किया गया, जबकि कोकड़ी, सोलीगा, तुलु, कोडवा जैसी अन्य बोलियों पर चर्चा की गई है। तो कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को अलग थलग करने का यह बड़ा मामला सामने आया है। यानी दोस्तों, जब सांप्रदायिकता बढ़ती है तो इसी तरीके से समाज के हर वर्ग को नुकसान होता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को अलग थलग करके कन्नड़ साहित्य में कहीं न कहीं कुछ कमियां छोड़ दी गई है और इसे लेकर अब सवाल खड़े होते ही रहेंगे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के साहित्यकारों का भी कन्नड़ भाषा के डेवलपमेंट में काफी योगदान है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें स्वीकारा नहीं गया है। साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर बीजेपी के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष बीती देर रात नोएडा के थाने दनकौर में पुलिस से अभद्रता करते नजर आए। पुलिस के मुताबिक वो शराब पीकर आया था और कार में शायरन बजाने, ब्लैक फिल्म होने और कार के पेपर न होने के चलते कार को सीज किए जाने के बाद धमकियां दे रहा था, जिसके बाद इस मामले पर कार्रवाई की गई है। दोस्तों, और उस व्यक्ति को जेल भी भेजा गया है, जो जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि दरोगा को गाली दिया गया था, पुलिस वाले के साथ बदसलूकी की गई थी। वहीं पर वाराणसी के इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ मोहम्मद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। उनकी ये तस्वीरें हैं। इसी के साथ में चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने फिर चला ओबीसी कार्ड। कमलनाथ ने आरक्षण को लेकर बड़ा वादा किया है। दोस्तों, इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने वादों और दावों की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण पर बड़ा दाव चला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने गुरुवार को सतना में ओबीसी आरक्षण के दौरान कहा कि यदि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में लौटती है तो पिछड़ा वर्गों को 27% आरक्षण सच हो सकता है। कमलनाथ ने ये वादा उस समय किया है जब राज्य के अंदर 10 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पर 54% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। दोस्तों, वहीं पर चंद्रबाबू नायडू के रैली के दौरान, जनसभा के दौरान कई सारे मामले सामने आए, जहाँ पर
पर भगदड़ में लोगों की मौत हो गई और इसके बाद आंध्र प्रदेश की सरकार ने किसी भी तरीके के रैली या फिर सभा पर पूरी तरीके से रोक लगा दी, जिसके बाद चंद्रबाबू नायडू जनसभा की इजाजत नहीं मिलने के बाद बस पर खड़े होकर लोगों को संबोधित करते दिखाई दिए हैं। देखते हैं इस मामले में पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता। वहीं पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बेटे पीयूष अग्रवाल ने कांग्रेस के नेता जयेंद्र रामोला और प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसोनी और अभिनव थापर पर उनके पिता की छवि धूमिल करने के आरोप लगाते हुए शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। ऋषिकेश के निवासी पीयूष अग्रवाल ने शहर के कोतवाली में तहरीर देकर बताया है कि जयेंद्र चंद्र रामोला उनके पिता के विरुद्ध ऋषिकेश विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, तब वह भारी मतों से पराजित हुए थे। इसी कारण उनके परिवार से रंजिश रखते हैं, इसीलिए इस तरीके के आरोप लगाकर छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही दोस्तों, समेत शिखर जी पर केंद्र सरकार की अधिसूचना पर बैठक में समीक्षा के बाद अपना रुख स्पष्ट करेगी झारखंड की सरकार। हेमंत सोरेन ने कहा कि इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा करने के बाद बताएंगे। फिलहाल मुख्य सचिव के दिल्ली से वापस लौटने का इंतजार करिए। वहीं पर दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस के बीच में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। धारा 370 और राम मंदिर पर मोदी सरकार की पीठ थपथपा रहा है। संघ बढ़ती महंगाई पर सरकार की नाकामी से चिंतित है। संघ मोदी सरकार से उम्मीद कर रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाया जाए, लेकिन मोदी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। और आरएसएस के लोग जनता के बीच में जाकर ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि मोदी सरकार इन बड़े मुद्दों को लेकर कोई ठोस कदम ही नहीं उठा पा रही दोस्तों, और इसीलिए समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। वहीं पर छत्तीसगढ़ के अंदर बिगड़ेगी कांग्रेस की चुनावी रणनीति। 15 जनवरी तक कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए ये चुनावी साल है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार के आने के लिए वादा पूरा करने का ये अंतिम साल चल रहा है। कांग्रेस सरकार के सामने कई चुनौतियां सामने है। कांग्रेस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती की बात करें तो सरकार के गले की फांस बन गया है लाखों कर्मचारी के नियमितीकरण का मुद्दा। वे जल्द ही धरना पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए 15 जनवरी को एक बड़ी बैठक भी बुलाई गई है दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी सरकार को उससे पहले समाधान ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ में जयराम ठाकुर बोले, कहा हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑपरेशन लोटस करने की हमारी मंशा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर बिखराव है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और भाजपा के लोग सरकार तोड़ने की बातें कहने लगे। वहीं पर ओवैसी 2 अलग अलग विधानसभा के अंदर अलग अलग नाम से मतदाता सूची में नाम रजिस्टर करा चुके हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। वहीं दोस्तों, विधानसभा सत्र के दौरान हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त नारेबाजी देखने को मिली है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से बौखलाए बीजेपी के लोगों ने नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। इसी के साथ में बंगाल में मिड डे मील में परोसा जाएगा चिकन। बीजेपी सहित पूरे विपक्ष ने ममता सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है दोस्तों। मिड डे मील के लिए 60% खर्चा राज्य सरकार देती है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 40% पैसा केंद्र की सरकार देती है। 3 जनवरी को जारी अधिसूचना के साथ ही मेन्यू के अंदर चिकन भी रखा गया है, जो सवालों के घेरे में आ चुका है। वहीं पर नागालैंड के अंदर नागा संगठनों ने कहा कि हम चुनाव नहीं समाधान चाहते हैं। नागा राजनीतिक मुद्दों पर भारत सरकार से बात कर रहे नागा राजनीतिक समूह का आरोप है कि नागालैंड बीजेपी के अध्यक्ष के समाधान विरोधी रुख से नागा राजनीतिक वार्ता की प्रगति को बाधित होना पड़ा है। वहीं पर इससे पहले ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी घोषणा की है कि वो चुनाव में जब तक शामिल नहीं होंगे जब तक अलग फ्रंटियर नागालैंड राज्य बनाने की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी एक और दोस्तों विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी चल रही है और दूसरी ओर नागालैंड के संगठन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। और आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि नागालैंड के अंदर आफस्पा कानून को जल्द हटा दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है दोस्तों। अमित शाह ने दावा किया है कि 74% आतंकवादी घटनाएं कम हो गई है, जिसके बाद आफस्पा हटाने पर विचार किया जा रहा है। कब ऐसा किया जाएगा इसको लेकर कोई डेट तय नहीं किया गया है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है नागालैंड के संगठनों के बीच में। वहीं पर भाजपा के सांसद को धमकी लश्करे खालसा बोला, कहा पार्टी छोड़ दो वरना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार देंगे। सांसद के मुताबिक उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें बीजेपी छोड़ देने के लिए कहा गया है। देखते हैं इस मामले पर किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन होता है दोस्तों, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है। मामले पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि सच में आतंकवादी संगठन की ओर से धमकी दी गई है या फिर कोई और व्यक्ति सांसद जी को डरा रहा है, वो भी बीजेपी के राज्य में। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर केरल में माकपा नेता के पोस्टर में बेनजीर भुट्टो की फोटो देखने को मिली दोस्तों, जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। केरल के एक विवादित पोस्टर से राजनीति गर्म हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टी की महिला संगठन के पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की तस्वीर दिखाई दे रही है। उनको एक आदर्श के रूप में दिखाया गया है। माकपा नेता के पोस्टर को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी के लोग इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि भारत को छुरा और पाकिस्तान से वोट। राज्य भाजपा के प्रवक्ता संदीप वाचस्पति ने कहा कि सीपीएम के द्वारा एक राष्ट्र विरोधी कार्य किया गया है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता
नेता और हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री का बयान, कहा भाजपा सरकार के कार्यकाल में 5 साल नौकरियां बिकती रही। इस पूरे मामले पर हम डिटेल में जानकारी देंगे और सारा पर्दाफाश करने वाले हैं। यानी पुरानी सरकार की पोल खोली जा रही है दोस्तों, डिटेल में जानकारियां इकट्ठा की जा रही है। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया तो आम आदमी पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की डील बता रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि टीएमसी ने 52 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मेघालय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी भी एक सप्ताह के अंदर ही सारे नाम जारी कर देगी दोस्तों। और प्रियंका गांधी भी मेघालय पहुंचने वाली है। साथ 3 दिनों के भीतर केंद्र सरकार भेजेगा 44 जजों का नाम। कोलिजियम विवाद पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। वहीं पर कुशवाहा ने सुशील मोदी को हैप्पी बर्थडे बोला, जिसके बाद बिहार के अंदर सियासी पारा चढ़ गया है। नीतीश कुमार ने भी सुशील मोदी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वो हमारे साथ में होते तो अलग होने की नौबत नहीं आती। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने टिप्पणी करते हुए सुशील मोदी को हैप्पी बर्थडे कहा है दोस्तों। तो कहीं न कहीं एक तरीके के संकेत देने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत तो जरूर लिखिएगा दोस्तों। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।